तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में हमको बेसिकली डिस्कस करना है, कंडक्टर के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत डेफिनेशन डिस्कस करना है किसके बारे में, इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर पूरा का पूरा हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे ना लास्ट में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो बताओ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंसुलेटर को, खत्म करते हैं इसका कोई काम। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, जहां से करंट पास ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो लिखेंगे इंसुलेटर, इसके अंदर में लिखेंगे इन इंसुलेटर, इन इंसुलेटर, क्या कोई दिक्कत है क्या, लिखो इसके अंदर में इन इंसुलेटर, पेन चाहिए क्या, इन इंसुलेटर, लिखो इन इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, लिखो ना, दूसरा पेन लिखो ना, इन इंसुलेटर, इन दिस, हम लिख देते इन दिस नो फ्री electrons are present। इसके अंदर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नहीं होता है। ये ब्लैक से लिख लो और वो दे दो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना। इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इट डज नॉट, नेक्स्ट लिखेंगे इट डज नॉट अलाउ, लिख दो क्या, इट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है, तो ऐसे वो क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, बोलो, रबर, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बोलो, प्लास्टिक, समझ में आया कि नहीं आया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्लास्टिक, रबर, जैसे कि हमने बोला लकड़ी के लिए वुड्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, लेकिन मेन हमको ये इंसुलेटर खत्म कर दिया हमने, इतना ही जान लो, ठीक है ना। और बाकी जो पढ़ेंगे इंसुलेटर के अंदर में, जैसे कि इसका इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, रजिस्टिविटी कितना होता है, दीज आर डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, जैसे कि वो हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टर के अंदर में, फोकस करते हैं। तो डालिए कंडक्टर, देखेंगे इन दिस electrons are free to move, in this electrons are free to move, electrons are free to move, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे द मटेरियल material, the material which allow to flow of material, the material which allow which allow to flow of electric charge is called conductor, एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ठीक है ना, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखना, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर में लिखना बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, और इसमें लिखना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में लिखना फर्स्ट पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the कंडक्टर क्या होता है, कोई बता सकता है? जीरो। इनसाइड द कंडक्टर जीरो, ये पहले पढ़ा चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, ठीक है ना। अब इसके क्यों जीरो होता है तो इसके बारे में लिखेंगे, लिखो थ्योरी है तो लिखते चलो। इनसाइड द, इसके बारे में लिखना लार्ज, बिकॉज डाल करके लिखना बिकॉज लार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, when we applying external electric field, then electrons get accelerated, ACCELERATED, then electrons get accelerated due to electrostatic force, and in this process there is induced electric field, INDUCED. There is induced electric field inside the conductor. And which is equal to external electric field. That's why which is equal to external electric field. That's why net electric field inside conductor is zero. Net electric field inside conductor is zero. समझाते हैं, समझने की कोशिश करो, समझाया जाए इस बात को, ठीक है ना। देखो बात समझना कि अगर सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द कंडक्टर, हमारे पास में ये क्या है, अपना एक कंडक्टर। लिख लो, जो छूट गया वो बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, उसको छोड़ दिया करो कि बाद में देखेंगे। कंडक्टर, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में इधर की तरफ है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल। मतलब बाहर से किसी ने दिया तो बोलो इधर कौन सा चार्ज होगा? हायर पोटेंशियल मतलब कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और इधर कौन सा चार्ज, इधर जा रहा है, उधर कौन सा चार्ज होगा? बात यहाँ तक समझ में आया? बाद में लिख लेना ना बच्चा, बाद में लिख लेना ना, पहले समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको देंगे तो क्या होगा कि एक तरफ हायर पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब दूसरे तरफ क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। बात समझ में यहाँ तक आ गया? ये कौन सा था? एक्सटर्नल वाला। बात समझ में आया क्या? जैसे ही हमने हायर दिया और लोअर दिया, समझना। तो अब बोलो इस पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? बाद में देख लेना ना, वो शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख, नीचे देख रहे। तो इस कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं था, तो शुरू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे? बराबर।
तभी तो कोई चार्ज नहीं था। अगर जीरो चार्ज है किसी के ऊपर में, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के पास में आया होगा तो इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, नेगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसी कंडक्टर के अंदर में इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, पॉजिटिव। ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इसके अंदर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना ज्यादा इधर होगा उतना ज्यादा इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव भीतर की तरफ क्या जनरेट होगा, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे समझ में आया कि नहीं आया? IND लिख देता हूँ, इंडिया, ठीक है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलो जितना देर तक तुम कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड देते रहोगे उतना देर तक ये क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव जनरेट करते रहेगा जब तक तुम देते रहोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था और क्या बोलेंगे कि जितना एक्सटर्नल था वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर करके जीरो हो जाएंगे। तो सोचो जितना इंड्यूस हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा कि नहीं? मतलब जितना बाहर दिए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भीतर क्या होगा, जनरेट कर लिया कि नहीं? अब बोलो भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचा क्या, नहीं बचा ना। डेट्स वाइज क्या होता है, कंडक्टर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। बात समझ में आया ना? फटाफट लिखो। समझा के लिखते इसीलिए कि फटाफट हो जाएगा, तो समझने की कोशिश करो। देखो बहुतों को तो नसीब में नहीं होता है कि JEE की तैयारी करें, सही बता रहा हूँ मैं, चाहे अच्छे टीचर से पढ़ने का, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तुम्हारे तो घर वाले कम से कम पेमेंट कर दिए, तो तुम तो अच्छे से पढ़ लो, सही बात है कि नहीं? हाँ थोड़ा सा ये है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लेंदी है JEE की तैयारी करना, बट इतना भी लेंदी नहीं है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाया ज़िंदगी में जो तुमसे नहीं हो पाएगा, हर चीज़ तुम कर सकते हो। अगर किसी एक बंदे ने अगर कर रखा है तो तुम भी कर सकते हो। बस अपने को दिमाग को समझाना होता है कि आई कैन डू। समझ में आएगा? दिमाग को बार बार समझाना पड़ता है। जैसे हम भी है, हम भी बार बार दिमाग को समझाते हैं नहीं हम भी कर सकते, कुछ अच्छा तो करेंगे ही लाइफ में, कैसे नहीं करेंगे, ज़िंदगी ऐसे थोड़ी जीना है बोझ की तरह, क्या सही बात है कि नहीं? कुछ तो करना है, ठीक है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। ये तो भीतर की बात होगी, अब बाहर की बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, सेकेंड पॉइंट है इसी के अंदर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दिया करो ना, ऊपर एरो लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर is always perpendicular, ऐसे लगा दिया, perpendicular to the surface of conductor। मतलब समझ में आया क्या? अगर कोई कंडक्टर बनाया है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम का है इसका बॉडी, तो इसके हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? परपेंडिकुलर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, क्या हो गया, सरफेस ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट लिखना, इसी के अंदर में लिखना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज not perpendicular to, if electric field is not perpendicular to the surface, then the direction of electric field is not unique. Then the direction of electric field is not unique. Not unique, UNIQUE, यूनिक। बात समझ में आया कि नहीं आया?
and they are cut each other, and they are cut each other, and they are cut each other, which is not possible, which is not possible. क्या हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे से कट नहीं करते हैं, पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से, और कट हो जाएगा तो क्या ये पॉसिबल है क्या? तो कभी तुमसे पूछ दे क्वेश्चन कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, तो क्या जवाब दे दोगे ना इसका? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। नेक्स्ट है नेट चार्ज, हाँ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। हमने पहले ही बताया था कि अब कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, बोलो कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। समझो कैसे? तो हम ऐसे बोलेंगे, एक कंडक्टर है मेरे पास में, ठीक है ना, और इसके अंदर में चार्ज मान लेते क्यू इनसाइड है, ठीक है ना। तो बोलो गॉस लॉ क्या लिखोगे, बोलो इंटीग्रल ई डॉट डी एस। मैंने बोला था ना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। बोलो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर बोलो क्या होता है इसके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ना भीतर क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो नहीं सकता है, दैट मींस क्या जीरो होगा, इसका मतलब नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बात समझ में आया क्या? आया क्या? फटाफट करो ना बच्चा, क्यों टाइम लगा रहे? इसका मतलब हुआ, पहले लिख लो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई चार्ज देते हैं कंडक्टर को, तो कंडक्टर के भीतर जाता है या बाहर जाता है? बाहर, आउटसाइड हो जाएगा। तो इसको पहले करो, उसके बाद में अगला पॉइंट लिख देना, मतलब कौन सा, थर्ड के बाद फोर्थ लिख देना, मना के लिखता ना। देखो इससे अब कंडक्टर के बारे में भी तुमसे कुछ पूछेगा ना, तो एवरीथिंग यू नो, ठीक है ना। अगला लिखना, चार्ज रिसाइड, अगला पॉइंट, चार्ज रिसाइड, RESID, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। पॉइंट हो गया, समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगला पॉइंट लिखो फिर, अरे बस छोटा सा पॉइंट है बट उसी को समझाने के लिए हमने पूरा किया, ठीक है। अगला पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगला लिखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल POTENTIAL, ब्रैकेट में V भी लिख सकते हो तुम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, and have same value of V, same value of V inside or on the surface, inside or on the surface। अभी पढ़े भी थे, वो कंडक्टर बनाते थे तो उसके सरफेस पे जो होता था वही उसके भीतर होता था। समझो इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके बाद अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता था -dV/dr। ये पढ़े थे बहुत पुराना जमाने में, ये पढ़े थे। अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जीरो बराबर क्या लिखेंगे, -dV/dr लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो तो। अच्छा बोलो, अच्छा किसी का डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब v होगा कांस्टेंट, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो कर दिया होगा ताकि ओवरऑल वैल्यू जीरो आया है। इसका मतलब v क्या है, जीरो है, मतलब हम बोलेंगे v इनसाइड जस्ट किसके बराबर होगा, बोलो ना, v सरफेस के बराबर होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, बट हमें क्या था, इसका थ्योरी जानना जरूरी था, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर थ्योरी किए।
बस 10 मिनट और रुको ना, 10 मिनट और, बस कंडक्टर तक ख़त्म कर लेने दो, उसके बाद में छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। कंडक्टर पूरा ख़त्म करने में 4-5 प्रॉपर्टीज है जो हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन may be different at different point on the conductor, different at different point on the conductor, different point on the conductor। फिर से बोलो क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन may be different at different point ऑन द कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर के भीतर जब चार्ज नहीं हो रहा है तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता होगा। अच्छा, जब भी सरफेस पे चार्ज होता था क्या लेते थे, सिग्मा लेते हैं, Q/A, याद है क्या। जैसे मान लो कि कंडक्टर इस तरह से बनाया है मैंने, अब सुनो, यहाँ पे चार्ज जो होगा बहुत पास होगा, क्योंकि इसका एरिया क्या है, छोटा, और यहाँ पे चार्ज कैसे होगा, बोलो दूर होगा। समझ में आया कि नहीं, इसका एरिया ज़्यादा है कि नहीं, और सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं, Q/A। जिसका एरिया कम उसका चार्ज क्या होगा, बोलो ज़्यादा, सिग्मा ज़्यादा। और हमने ये शुरू में ही पढ़ाया था कि कभी कभी ठंडी के दिन में हमें ऐसा महसूस होता है कि करंट लग गया, किसी कोने में हमारा चोट लग जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि हमें करंट लग गया। ये कॉर्नर में सरफेस एरिया कम होने के कारण वहाँ पे क्या हो गया, बोलो जल्दी से, कि सिग्मा जो है मतलब सरफेस चार्ज कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। देखो ना, ये कम होगा तो इसकी वजह क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, और वो हमारे हाथ में आके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहीं पे हाथ में लग गया, उंगली पे लग गए, वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके चक्कर में हमें लगता है, महसूस होता है करंट लगा। तुम में से किसी को हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है तो हो जाएगा कभी, तब बता, तब सोचना कि हाँ रोहन ने ये बढ़ाया था, ठीक है ना। चलो जल्दी कर लो, हो गया क्या। अगला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, नियर द चार्ज कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ नियर चार्ज कंडक्टर। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सुनो, ये हमारे पास में क्या है बच्चा, कंडक्टर है। अब सोच के बताओ, कंडक्टर के बाहर चार्ज रखोगे या कहाँ रखोगे, सारे बोलो ना, सरफेस पे, सरफेस पे रखेंगे। क्यों सरफेस पे रखेंगे, क्योंकि इनसाइड तो अभी प्रूफ कर दिए थे ना हमने कि इनसाइड क्या होता है, कंडक्टर के कोई भी चार्ज नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या। अब हम गॉस लॉ लेते हैं, तो गॉस लॉ के लिए हम एक सिलेंडर मान लेते हैं, कहीं पे एक पॉइंट, मान लो कि इस पॉइंट पे हमने गॉसियन सरफेस मान लिया, और इसका एरिया क्या मान लिया हमने, A, और भीतर वाला का एरिया क्या मान लिया हमने, A। बात समझ में आया कि नहीं, इसका भी A मान लिया एरिया, और भीतर वाले का भी एरिया क्या मान लिया, A मान लिया। बात समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कैसा होता है, गॉसियन सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा E, और भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा होगा E, लेकिन भीतर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। नहीं आया समझ में, अरे हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी कर। अच्छा, बाहर बोलो कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, इधर तो चार्ज होगा ना कुछ, बाहर तो चार्ज होगा ना, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ चार्ज होगा ना, हैंग हो गया क्या तुमको दिमाग, चार्ज होगा ना बाहर। अच्छा, बाहर बोलो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए बराबर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ये जो सिग्मा इंटू ए जो है इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, तो हम लगा सकते हैं इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, क्यू इनसाइड लिखेंगे, सही बात है ना, क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इसके दो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक है और एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, तो बोलो E इनसाइड इंटू ds, आप प्लस में क्या लिखेंगे, E आउटसाइड इंटू में ds बराबर क्यू इनसाइड सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं।
ये तो 0 हो गया, तो बोलो E बराबर क्या लिखेंगे, E इंटू ए बराबर सिग्मा इंटू ए बटा में एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस एरिया का कितना दिया हुआ है, ए। देखो ना गॉसियन एरिया कितना दिया हुआ है, ए। तुम लोग देखा ही नहीं, ए से ये ए कट जाएगा, इसको ऊपर करो, ए से ए कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, बोलो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ आया है, बाहर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बाहर बोलो या नेट बोल सकते हो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यस सर। जल्दी लिखो। तो कोई बोले कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टिंग अगर स्फीयर होगा तो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है। अगर प्लेट होगा तो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं याद है, याद है सर। जल्दी करो, हो गया, खत्म, समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगर कंडक्टर के कारण बोलेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर प्लेट के कारण बोलेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आया ना, ध्यान रखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो मेरी बातों को, ठीक है ना, खत्म करें इसको। चलो नया टॉपिक, कंडक्टर खत्म हो गया, नया टॉपिक डालो, इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी। इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। चलो लिखो, वी नो डैट इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, सॉरी दिमाग में पता नहीं, मैं भी हैंग हो गया। एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, पॉइंट बना के लिखना। वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स आर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स आर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, किसी के ऊपर चार्ज रख देंगे, तेरे ऊपर कुछ रख देंगे, तो क्या तुम्हारे ऊपर में वो प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तेरे सर के ऊपर में अगर मान लें हम 10 kg रख दिए, तो वो क्या अपने तेरे ऊपर में प्रेशर जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी तरह से किसी कंडक्टर पे चाहे किसी प्लेट पे चार्ज रख देते हैं, तो क्या उसके ऊपर में प्रेशर जनरेट होता है। वही प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। तो बोलो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, बता सकता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर डबल एस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स अपॉन में एरिया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। पढ़े होंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, नहीं पढ़े तो अभी समझ लो, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो ना। यस सर। अच्छा, हम बोलेंगे कि छोटा सा एरिया पे कितना चार्ज है। देखो ये छोटा सा एरिया पे इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा हो, तो इस एरिया पे क्या लिखेंगे, Q, तो सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया इसका लिख देंगे, सही बात है कि नहीं। या सिग्मा इंटू ए लिख दें, अगर इसका एरिया ए है तो सिग्मा इंटू ए लिख देंगे, तो Q की जगह पर क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड Q क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो बताया था मैंने, फुल मतलब प्लेट्स होंगे तो, सही बात है कि नहीं। अपॉन में ए, तो ए से ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाई में 2 एप्सिलॉन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। खत्म नहीं हो गया, बस जस्ट 5-10 मिनट्स। मतलब टॉपिक पूरा खत्म हो गया, अब क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन देखा जाएगा। बस एक है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बचा हुआ है ना टॉपिक।
देखो अभी अपने को आप लोगों को ना जैसे कि होता होगा इतना देर तक बैठने के बाद में तकलीफें होता होगा, बट अपने को ब्रेक करना है। आपको नहीं पता है जैसे कि आईएएस की तैयारी करने जाइएगा ना, जब भी ज़िंदगी में कभी जाइएगा आईएएस की तैयारी करने, तो वहाँ एडमिशन लिया जाता है, पता है कितने घंटे बोल करके कि 4 घंटे पढ़ाएंगे, और लास्ट तक पता है कितने घंटे तक पढ़ाते हो, 16 घंटे, 12 सुबह बुलाएंगे, शाम को 9 बजे भेजेंगे लास्ट में। अब फिर भी बच्चा जो उसको करना है वो करता है क्लासेस। तो आपको अगर 3 घंटे 4 घंटे में हालत ख़राब हो जाएंगे तो कैसे चलेगा काम? सही बात है कि नहीं? इसलिए करना आपने। देखो एनर्जी डेंसिटी, अगला टॉपिक खत्म हो गया, छोटा छोटा टॉपिक है। एनर्जी डेंसिटी, देखो इट इज डिफाइन, ऐसे लिख लो, इट इज डिफाइन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिफाइन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बोलो? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलो आ जाओ, देखो हम लोग जानते हैं वर्क टन बराबर क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। पहले लिख लो, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स बराबर अभी समझाया है, क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया, इनटू में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो तो। प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, एरिया इनटू में सम लेंथ क्या देता है? वॉल्यूम। एरिया इनटू में लेंथ क्या देता है? बोलो ना, वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू में डीवी बराबर क्या लिख सकते हैं इधर? तो अच्छा, वर्क इज इक्वल टू नथिंग बट एनर्जी। अच्छा, डीवी ई बटा में, अच्छा इसको वी लिख देंगे, ई अपॉन में डीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं क्या? अभी प्रेशर का एक वैल्यू आया था, क्या आया था? सिग्मा स्क्वायर बाई में 2f से आया था कि नहीं? अब इसी को क्या पढ़ेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या पढ़ेंगे? एनर्जी डेंसिटी। इसी को क्या पढ़ेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ना, हो गया नहीं अभी खत्म, क्या था इसमें? अब इसको यहीं पर क्यों पढ़ाया गया, लेकिन इस फॉर्म में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं आता है एग्जाम में। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना। ई बटा वी का मतलब समझ में आ रहा है ना? ई का मतलब क्या है बोलो? एनर्जी पर यूनिट, और नीचे वाला क्या है? देखो बात लिख लेना है सारी, ठीक है ना? अब सोचो, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? 1/2। अब देखो थोड़ा सा मैं सजा के लिख रहा हूँ, 1/2 और सिग्मा का स्क्वायर ऊपर लिख दिया और नीचे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। सही लिखा क्या? और अपना मर्जी से ऊपर एप्सिलॉन नॉट और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, अपना मर्जी से। कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो, डाउट है? नहीं है? सही है ना? चलो अब बताना, मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखना 1/2 और एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाला जो है इसको पीछे लिया है, तो बोलो इधर क्या लिखूंगा? सिग्मा का स्क्वायर और नीचे क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ ना, अरे सजा करके कर दिया इधर, जल्दी कर, थोड़ा सा ऊपर करना। व्यवस्था तो तुम्हारे स्कूल में सब चीज़ सही है, बस इसको सही से यूज नहीं किया जाता। तो चलो आ जाओ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अभी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में कितना आया था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था क्या? इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो बोलो इसका क्या आएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई का स्क्वायर। अच्छा, ई किसके कारण है? कंडक्टर के कारण। ई किसके कारण है बोलो ना?
लिखना है यहाँ पे, हालत खराब है फिर भी लिखना है। ई किसके कारण है? कंडक्टर। ई किसके कारण है? कंडक्टर। अभी करा प्रूफ किया, देखो अब ये टॉपिक यहाँ पे क्यों पढ़ाया गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी या कंडक्टर एक जगह क्यों पढ़ाया गया, तो उनका सारा यूज हुआ नहीं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया व्हाट इज डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ, डायमेंशनल फार्मूला लिखना, फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये क्वेश्चन फार्मूला खाली पूछा, डायमेंशनल फार्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी ऊपर में हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला पता है तुम लोग को? पता है तुम लोग एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला? एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ले लो तो क्या होता है 1/2 mv²। मास को लिखते हैं कैपिटल है VL² e⁻²। तो ऊपर क्या लिखेंगे m1 L2 T-2। और नीचे क्या लिखेंगे L का क्यूब। नीचे से ऊपर कट जाएगा तो क्या बचेगा m1 L-1 T-2। आसान, ये 11th से आ गया था। तो इसलिए ये सब चीज़ कभी भी किसी तरह से कोई भी टॉपिक कहीं भी क्या हो सकता है, पागलों की तरह आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो अपने को पागलों की तरह भी पढ़ना पड़ेगा। सही बात है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इंसुलेटर और ऑल टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंप्लीटेड। ठीक है ना? इन द टुमारो क्लासेस आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म होगा फिर आएंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर नहीं हुआ है अभी, तो कैपेसिटर ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के बाद में कैपेसिटर हो जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर जो होने में मान लो कि जून तो ख़त्म हो ही रहा है, जुलाई भी लग सकता है, हाफ ऑफ द जुलाई। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिज्म मान लो कि जुलाई और हाफ ऑफ द अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म के बाद में EMW मतलब EMI जो होगा वो अगस्त और हाफ ऑफ द मान लेते हैं सितंबर, मतलब अगस्त में ख़त्म कर देंगे उसको किसी तरह से। तो अगस्त में कौन ख़त्म हो गया, EMI ख़त्म हो गया। EMW 5 दिन का, तो वो अपने को अगर सितंबर के शुरू में ख़त्म हो जाएगा। उसका AC 15 दिन का है तो सितंबर में ही ख़त्म हो जाएगा। और जैसे AC ख़त्म हो जाएगा तो अपना इधर का सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अपने को अक्टूबर तक में अगस्त तक में ना, अगस्त में ना ख़त्म, अगस्त तक में AC सब ख़त्म हो जाएगा। अब अक्टूबर में अपना अक्टूबर में वेव मतलब कि ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो का अक्टूबर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नवंबर में बच जाएगा मॉडर्न। तो मॉडर्न के लिए 1 महीना काफ़ी है, तो 1 महीना में नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा क्लास ऐसे लगाए 2-4 में बीच में तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब ये कितने दिन का हम लोगों ने डिस्कस किया पता है हमको? 3 दिन का चीज़ें 1 दिन में कंप्लीट किया है।